हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर आया है केमिस्ट्री का, हम उसको सोल्व करने जा रहे हैं जो 2022-23 सेशन के लिए आया है। तो हम सबसे पहले उसका फर्स्ट सेक्शन करेंगे जो 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए है। तो देखते हैं हम, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके लिए पूछा है कि इसमें से उसके लिए एक्सप्रेशन कौन सा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। तो यही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या है, करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसके लिए। और सेकंड वाला जो हमें टी एफ वाला देख रखा है, ये सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए गिवन है। और जो थर्ड हमें ये फॉर्मूला गिवन है, ये है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज गिवन था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए पूछा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें पूछा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ चार्ज पूछा है जो कि फैराडे में दे रखी है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1F, 6F, 3F और 2F दे रखा है। तो अब हम देखते हैं कि एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है और यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम दे रखे हैं, तो 2 एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है। और यहाँ पे बना क्या है, वो एलिमेंटल स्टेट में गया अपने, तो यानी कि उसने 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तब जाके वो क्या बना है, अपने एलिमेंटल स्टेट में गया। तो यहाँ पे देखते जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं उतने ही फैराडे में लेते हैं हम। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि 6 फैराडे चार्ज हमें रिक्वायर्ड था 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए, 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार हमारे पास हो जाएगा 1 मोल 3 फैराडे रिक्वायर्ड रहेंगे, 3 फैराडे ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास, 1 मार्क्स में पूछा है ये। इसमें हमें 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए बताना था, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 मोल के लिए 3 फैराडे, और यदि 2 मोल के लिए पूछे तो क्या हो जाएगा 6 फैराडे। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, 3 फैराडे। अब हम देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। जो आपका रोल है कैटलिस्ट का, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा कैटलिस्ट का रोल है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है गिब्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, सेकंड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, और सी दे रखा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। तो अब हम एक एक करके ये तीनों ऑप्शन देखेंगे जो हमें गिवन है कि ये होते क्या क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शंस क्या होती है। आपकी जो गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन है ये होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी extracted फ्रॉम ए क्लोज्ड सिस्टम। जो एक क्लोज सिस्टम होता है उसमें जो मैक्सिमम वर्क एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं हम उसे ही क्या कहते हैं, गिब्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, सेकंड ऑप्शन के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है आपकी अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड और रिलीज, amount of heat absorbed or released by a system, amount of heat absorbed or released by a system during reaction। एक रिएक्शन के दौरान जितनी भी अमाउंट में आपकी हीट अब्जॉर्ब हो रही है या फिर रिलीज हो रही है, हम उसे भी, और कहाँ पे, एट कांस्टेंट प्रेशर हम उसे ही क्या कहते हैं, उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा सेकंड था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब सी देखते हैं कि सी क्या है।
सी जो दे रखा है आपको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये जो आपका कैटलिस्ट है एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, घटा देता है, डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, और इन्हेंस करता है, इन्हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है जो हमारा कैटलिस्ट होता है। या फिर क्या करता है, उसी के साथ यदि हमें पूछ ऑप्शन में इसकी जगह पे दूसरा दे, चेंज द पाथ, आपकी जो रिएक्शन का पाथ था उसको क्या करे, चेंज कर दे, चेंज द पाथ ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हो जाएंगे, और हमारा करेक्ट आंसर भी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, जो कि आपका कैटलिस्ट चेंज कर देता है किसी रिएक्शन की। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें पूछा है कि एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो है, एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो है कौन से पाथ से अपना रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है SN2, सेकंड SN1, और सी दे रखा है एलिमिनेशन रिएक्शन, डी हमारे पास है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम SN1 SN2 इनके बारे में देखते हैं शॉर्ट में, थोड़ा सा ये होते क्या है, यानी कि डिपेंड किस पे करते हैं। जो आपका SN1 रिएक्शन है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो आपके कार्बोकैटायंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है आपकी SN1 रिएक्शन। और अब हमें पता है टर्सरी कार्बोकैटायन होता है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो SN1 के लिए आपका ऑर्डर हो जाएगा एल्काइल हैलाइड के लिए टर्सरी, सेकंड और प्राइमरी। आपका जो टर्सरी कार्बोकैटायन है ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी और प्राइमरी। और यदि SN1 का होगा, SN2 के लिए पूछे तो SN2 आपका डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन लेस क्राउडिंग, यानी कि जहाँ पे कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उसको SN2 प्रीफर करता है। तो इसी से बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, सबसे लेस क्राउडिंग होता है प्राइमरी पे, फिर उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे, और फिर थर्ड वाले पे। तो SN2 फॉलो करेगा प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, और उसके बाद टर्सरी पे। अब हमें ये पता है कि आपका जो टर्सरी कार्बोकैटायन है, टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, इज मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो कि मिथाइल ग्रुप लगे रहते हैं उसके साथ। टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मिथाइल ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मिथाइल ग्रुप उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो इससे हमारे पास, और यदि अब यहीं पे तो हमारे से पूछा था कि ये जो आपका प्राइमरी ये अल्काइल हैलाइड है इनमें से कौन सा पाथ फॉलो करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन बन रहा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिया गया है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो कर रहा है इसके अकॉर्डिंग SN2 में। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यदि ये तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था, यदि इसी में हमें पूछे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, SE1 के लिए हमारा रहेगा टर्सरी, सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। और यदि SE2 के लिए पूछे तो फिर इससे अपोजिट हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सेम इन्हीं के जैसा ऑर्डर इसमें हमारे पास निकल के आ रहा है। तो ये सिमिलर क्या होते हैं, इनका ऑर्डर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक में थोड़ा सेम सा ही रहता है। अब हम देखेंगे यदि सिंपली ऐसा पूछा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, हमें अल्काइल के साथ अलग अलग हैलाइड दे रखे हैं, यहाँ पे तो हमें कोई हैलाइड की स्पेशलाइज नहीं दे रखा था। यदि अब हम देखें, यदि आपके पास प्राइमरी एल्काइल्स ही हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स हैं, और उनमें भी एक ऑर्डर बन के आता है हमारे पास इन हैलोजेंस के अकॉर्डिंग। यदि आपके पास 4 प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स हैं, जिसके पास आयोडीन लगा होगा वो आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, उसके बाद ब्रोमीन वाला, उसके बाद क्लोरीन, और सबसे कम रिएक्टिव रहेगा आपका फ्लोरीन। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में भी आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव क्या निकल के आएगा, जिसके साथ आयोडीन लगा रहेगा वो सबसे ज़्यादा आपका रिएक्टिव रहेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका
SN2, उसके लिए हमने भी पूरा इसका कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम, कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है वो अल्फा हाइड्रोजन निकाल पाएगा कहाँ से, कीटोन, एल्केन, एल्कीन या फिर अमीन से। तो देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सभी के पास होता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस सभी के पास से अल्फा हाइड्रोजन निकाल पाएगा, लेकिन फिर उसके अंदर हम ये देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद स्टेबल कौन रहेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा आपका कीटोन, क्योंकि इसके अंदर आपकी रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन पाई जाती है, इसके लिए आपका कीटोन क्या रहेगा, सबसे स्टेबल। बाकी जो आपके अल्केन, अल्कीन और अमीन्स हैं इनके अंदर रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इनके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद जो एनाइन बनेगा वो स्टेबल नहीं रहेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख के बताते हैं आपको, जैसे हमने कीटोन लिया, यहाँ पे कीटोन के लिए लिखते हैं हम पहले, ये कीटोन बना लिया एक, ये हमने कीटोन बनाया। अब यदि कोई यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस ने इस हाइड्रोजन को अप्रोच किया, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो थे इधर चले जाएंगे, इसको अब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ से निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से हम इसकी सेकंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेंस। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आए थे तो ये क्या हो गया, स्टेबलाइजेशन में जाने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे बन के आया है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से जो इसने एक हाइड्रोजन निकाला था वो रिजोनेंस में चला गया और यहाँ पे रिजोनेंस स्टेबिलिटी वो शो कर रहा है। बाकी अल्केन, अल्कीन और एल्काइन कीटोन की तरह है, क्या रिजोनेंस स्टेबिलिटी शो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे पास इन सभी में चारों में स्टेबल कौन रहेगा, कीटोन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर लगभग कुछ सालों में पूछा जाता रहा है। तो इसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल। तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब एनिमल के लीवर में जो स्टोर होता है वो तो हमारा है ग्लाइकोजन, जिसका दूसरा नाम हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, एनिमल स्टार्च भी हम इसको बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। और ये जो है पॉलीमर है डी ग्लूकोज का, पॉलीमर है आपके अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का आपका ये पॉलीमर है। और ये स्टोर होता है, यहाँ पे तो लीवर दे रखा है, और यदि क्वेश्चन में ब्रेन पूछे, मसल्स पूछे, तो हमारा ग्लाइकोजन ही स्टोर होता है, स्टोर इन लीवर, मसल्स और ब्रेन ऑफ एनिमल। ये एनिमल्स के ब्रेन्स में, लीवर में, मसल्स आदि में स्टोर होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं और अमाइलोज पैक्टिन। तो अब हम इनको एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों क्या हैं, स्टार्च में आते हैं। स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका अमाइलोज, दूसरा पार्ट हमारा एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज और अमाइलोज पैक्टिन। तो अमाइलोज जो होता है वो स्टार्च के अंदर 10 से 30% तक रहता है और अमाइलोपेक्टिन आपका रहता है 70 से 90% तक। ये जो हमारा है अमाइलोज है, ये एक स्ट्रेट चेन होती है, और जो हमारी अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच्ड चेन होती है पॉलीमर की। और अमाइलोज जो हमारा है वो है वाटर सोल्यूबल, अमाइलोज हमारा वाटर सोल्यूबल होता है और अमाइलोपेक्टिन हमारा वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो ये थे हमारे पास एमाइलोज और अमाइलोज पैक्टिन। और उसके बाद हमारे पास बी ऑप्शन है सेलुलोज। इसमें सेलुलोज दे रखा है। सेलुलोज क्या होता है, जो भी अपने प्लांट्स होते हैं वो मेनली किससे बने होते हैं, आपके
सेलुलोज से। और ये क्या हमारा मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। पूरी अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई है तो वो आपका सेलुलोज है। इसका जनरल फॉर्मूला यदि पूछा जाए तो क्या होता है C6H10O5। ये क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें फिर से हमें अमाइलोपेक्टिन के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछा है व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज देयर इन अमाइलोपेक्टिन। तो हमें बताना है कि अमाइलोपेक्टिन के अंदर कौन से लिंकेज है। तो ये अमाइलोपेक्टिन के जैसे अंदर यहाँ पे बताया था हमने कैसा होता है, ये हाईली ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे इट इज़ हाईली ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये हमारे पास हाईली ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का। और इसके अंदर क्या होती है, विद लीनियर लिंकेज बिटवीन, यानी कि इसमें जो फर्स्ट कार्बन है और फोर्थ कार्बन जो होते हैं उनके बीच में लिंकेज होता है। और जो पहली चेन का फर्स्ट कार्बन और दूसरी चेन के 6 कार्बन के बीच में भी इनमें लिंकेज होता है। तो इसमें आगे हम लिखेंगे एंड आल्सो देयर इज ब्रांचिंग इसमें फर्स्ट और 6 कार्बन भी होती है। ब्रांचिंग प्रेजेंट बिटवीन कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन 6। तो हम शॉर्टकट में यदि इस पूरे को लिखना चाहें, ऐसे आता है कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज वो उसके अंदर कार्बन 1 और कार्बन 4 के अंदर बॉन्डिंग होती है और उसके साथ साथ ही कार्बन फर्स्ट ब्रांचिंग रहती है कार्बन 6 के साथ। तो इस शॉर्ट में यदि हम लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं। और बाकी एक 1 मार्क्स में पूछा है तो इसमें हम थ्योरी में भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट इसका रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये एक डिग्रेडेशन रिएक्शन है। इसमें जो होता है आपका अमाइड डिग्रेड हो जाता है, अमाइड डिग्रेड टू अमीन। अमाइड डिग्रेड हो जाता है अमीन में। और जनरली इसमें जैसे हम एक अमाइड लेते हैं, हम जनरल रिएक्शन कर रहे हैं, ये हमारे पास अमाइड है। अमाइड का ब्रोमिनेशन यानी Br2 डालेंगे एक NaOH यानी बेस के प्रेजेंस में, तो हमारे पास अमीन बनेगा। और कैसा अमीन बनेगा, प्राइमरी अमीन बनेगा। हमारे पास अमीन बना है कैसा, प्राइमरी अमीन। और उसके साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट बने हैं सोडियम कार्बोनेट NaBr, सोडियम ब्रोमाइड और साथ में वाटर भी यहाँ पे बाहर निकलेगा। तो ये हमारे पास होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का एक जनरल रिएक्शन है और ये हमें बैलेंस करना भी ज़रूरी है। हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास बैलेंस हो गया। ये हमारे पास है डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें जो आपका अमाइड होता है डिग्रेड हो जाता है अमीन के अंदर, यानी कि प्राइमरी अमीन में। हम उसे क्या कहते हैं, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है। हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहले यहाँ पे रिटर्न करते हैं FeCN6। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पोटेशियम है। पोटेशियम 4 पोटेशियम है और 1 पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। अब जिसका हमें निकालना होता है उसका हम X मानते हैं। अब इसके साथ 6 साइनो ग्रुप लगे हुए हैं और एक साइनो ग्रुप के ऊपर चार्ज होता है -1 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अब हम इस पूरे को सोल्व करेंगे। 4 + x और ये -6 = 0। 6 से 4 माइनस हो जाएंगे, हमारे पास इसका बचेगा x - 2 0 और ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइड जाने के बाद +2। तो हमारे पास यहाँ पे आयरन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया है +2। और देखते हैं अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड के बारे में पूछा है, तो ये इसका आंसर कैसे लिखना है देखिए। इसका आंसर हमें लिखना है द कंपाउंड फॉर्म। ऐसे कंपाउंड जब बनते हैं जब जो बड़े साइज के हमारे मेटल्स हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में जो वैकेंट स्पेस होता है यानी वॉइड्स होते हैं, उनमें यदि कोई स्मॉल एटम्स जब इंटरसेप्ट हो जाते हैं यानी फंस जाते हैं, तो उनके मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं हम उन्हें इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड बोलते हैं। जैसे अब इसके अंदर हम लिखें द कंपाउंड फॉर्म व्हेन स्मॉल साइज एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे कुछ एटम्स, स्मॉल एटम्स जो क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। स्मॉल एटम गेट ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल्स के अंदर, उनके जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उनमें जब क्या हो जाए, स्मॉल साइज के एटम ट्रैप हो जाए, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, उनसे जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड बोलेंगे, लैटिस ऑफ मेटल। हम इसके एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं, जैसे एक सबसे फेमस एग्जाम्पल टाइटेनियम कार्बाइड, ठीक है। और इसके साथ ही एक और लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल हैं। ये हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड हमने पढ़ा। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें पूछा है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो इसमें लिखते हैं ऐसे कंपाउंड, यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है लेकिन वो कुछ कंडीशन ऐसी मिलती है कि वो बिहेव करने लग जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह। तो इसमें देखते हैं हमें लिखना क्या है। इसमें लिखना है इट कैन बी डिफाइंड एज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, order reaction that is made to behave like first order रिएक्शन। एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन उसको ऐसा बिहेव करवाया जाता है जैसे कि वो क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ऐसा कब होगा, दिस रिएक्शन अकर, ये रिएक्शन होगी, दिस रिएक्शन अकर व्हेन वन रिएक्टिंग मटेरियल is present in excess। दो हमारे पास जो दो रिएक्टेंट होते हैं उनमें से एक रिएक्टिंग स्पीसीज यदि लार्ज अमाउंट में यानी कि एक्सेस में है तो हमारे पास वो रिएक्शन क्या रहेंगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेंगी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे लें, हमने फ्रुक्टोज लिया, हमने उसका हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस करने से फ्रुक्टोज का हमारे पास एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बनता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो यूनिट बनती हैं जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो इसका रेटला हम लिखेंगे उसके अंदर इसका रेटला जब लिखेंगे तो वाटर का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे पास ये कैसे रिएक्शन बनेगी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि हमें डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें डी ऑर्बिटल्स जो कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को हमें दर्शाना है। अब जैसे कि इसके अंदर हमें पता है हम दोनों का पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों का बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टा का पूछा गया है, क्या पता है एग्जाम में टेट्रा का आ जाए। तो हम यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखते हैं, पहले ऑक्टाहेड्रल के लिए लिख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग। तो इसके अंदर हमारे पास जैसे डी ऑर्बिटल होते हैं 5 डी ऑर्बिटल्स जो हमारे पास हैं
उनको जब एनर्जी मिलेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और वहाँ पे जो 5 ऑर्बिटल्स आपके हैं स्प्लिट हो जाएंगे Eg और T2g, 2 लेवल्स के अंदर। हमारे पास 2 लेवल्स के अंदर ये ब्रेक हो जाएंगे। एक रहेगा हमारा Eg, ये हमारा T2g है, दूसरा लेवल हमारा Eg वाला है। इसके अंदर 2 ऑर्बिटल रहेंगे, फर्स्ट ऑर्बिटल dx² माइनस वाई स्क्वायर का ये, और हमारे पास dz², ये हमारे पास dxy, dyz और dxz, ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स, 3d ऑर्बिटल्स नीचे की तरफ। अब एक लाइन जो इन दोनों को सेपरेट करती है उस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये जो लाइन है इसको लाइन को हम कहेंगे बैरी सेंटर। बैरी सेंटर, हमें सिर्फ इसमें डायग्राम बनाना है, 1 मार्क्स में पूछा गया है, हम इसका डायग्राम बनाएंगे बैरी सेंटर। और इनका जो गैप है यहाँ पे एनर्जी का 3/5 और नीचे है 2/5 डेल्टा नोट, इसमें हम इनका डेल्टा नोट लगाते हैं। तो ये हमारे पास d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के लिए है और इनका एनर्जी लेवल नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही हम टेट्राहेड्रल के लिए बनाएंगे। टेट्राहेड्रल के लिए इसमें थोड़ा सा इससे अलग रहता है, उसमें भी हम क्या लेंगे, अपने 5d ऑर्बिटल्स लिए उनको उस यहाँ पे तो हमने ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड एनर्जी के अंदर रखा था, इसको हम लिखेंगे टेट्राहेड्रल फील्ड्स के अंदर। तो हमारे जो 5 d ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे। इसके अंदर भी 2 में हुए थे, इसमें भी 2 में होंगे, लेकिन इसमें जो 3 ऑर्बिटल्स अबव जाएंगे और 2 ऑर्बिटल्स नीचे रहेंगे। और इसमें सिमेट्री नहीं होती इसलिए हम यहाँ पे G लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे T2। इसमें भी सेम वही है, जो बीच वाले इनको सेपरेट कर रही है उसको बैरी सेंटर बोल लेंगे, और इनमें जो एनर्जी का गैप रहेगा यहाँ पे इनसे थोड़ा अलग रहेगा। इसमें रहेगा 2/5 डेल्टा टी टेट्राहेड्रल के लिए, यहाँ पे O लगाया था ऑक्टाहेड्रल के लिए, दूसरा इसमें 3/5 टेट्राहेड्रल के लिए। तो ये हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी था टेट्राहेड्रल के लिए। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रांजिशन एलिमेंट जिसके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रहता, तो इसके अंदर हम दर्शाएंगे। ऐसा हमारे पास एक ही है जो आपका क्या है, स्कैंडियम। स्कैंडियम जो है आपका, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 21, वो क्या नहीं करता, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। अब ये ऐसा क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, बिकॉज स्कैंडियम हैव पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसके अंदर क्या होता है, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है उसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर, इन ग्राउंड स्टेट। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में क्या है 3d1 4s2। अब इसके डी के अंदर है ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पेप्टाइड लिंकेज। हमें पेप्टाइड लिंकेज के बारे में बताना है, ये भी हमारे पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना के भी लिख सकते हैं या फिर इसकी डेफिनेशन यानी डिफाइन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों कर रहे हैं, आपके पास चॉइस रहेगा, आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो या फिर उसको डिफाइन भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो देखिए हम पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है। ए पेप्टाइड लिंकेज is a chemical bond formed between two molecule। ऐसा बॉन्ड जो दो आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में बने, मॉलिक्यूल वैन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ 1। एक मॉलिक्यूल का तो आपका कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, वैन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ 1 मॉलिक्यूल react with the amino group of the other, दूसरे वाले के अमीनो ग्रुप के साथ। और वहाँ पे रिलीज क्या होगा, जब वो दोनों मिलेंगे तो रिलीज करेगा
रिलीज ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब ये तो हमने डेफिनेशन में लिखा, यदि हमें फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको यहाँ पे फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखना, जैसे हमने एक मॉलिक्यूल लिया कार्बोनिल कंपाउंड का, अमीन हो गया इसके अंदर अमीनो ग्रुप भी रहेगा, दोनों एक जैसे ही ग्रुप ले लेते हैं। इसका एडिंग हम करवा रहे हैं सेम ग्रुप के अंदर। तो ये हमारे पास ये जो H2 है यहाँ पे रिलीज होगा और इन दोनों के मर्जिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ये हम यहाँ पे इसका बॉन्डिंग बना रहे हैं। अब ये जो बॉन्ड हमारे पास बन रहा है ये है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको अच्छे से कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है। ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ये जो है हमारा यहाँ पे ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड ही हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक एप्लीकेशन बतानी है हेनरी लॉ की। तो हेनरी लॉ की एक सबसे आसान एप्लीकेशन है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो हमारा प्रोसेस होता है वो एक हेनरी लॉ की एप्लीकेशन में ही आता है। इसके अंदर अब हेनरी लॉ की इसमें क्या एप्लीकेशन आ गई, तो इसके अंदर हम लिखेंगे वन एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ इज रेस्पिरेशन, और इसके अंदर लिखेंगे कि इसके अंदर हेनरी लॉ कैसे वर्क कर रहा है। जो गैस डिजोल्व हो रही है हमारी एल्वियोलाई के अंदर, द गैस डिजोल्व इन द ब्लड स्ट्रीम, हमारे जो ब्लड के अंदर जो हमारी ब्लड स्ट्रीम्स हैं उनके अंदर जो भी गैस डिजोल्व होती है, जो हम बाहर से रेस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं, तो सारा डिजोल्यूशन हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग होता है। द गैस डिजोल्व इन द ब्लड स्ट्रीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो गैस डिजोल्व होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई एयर। हमारी एल्वियोलाई के अंदर, जो हमारे लंग्स के अंदर होती है, एल्वियोलाई एयर। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। हमें हेनरी लॉ की एक एप्लीकेशन बतानी थी और उसके बारे में लिखना था, तो 1 मार्क्स के अंदर हम इतना ही करेंगे। तो ये था हमारा वन मार्क्स वाला सेक्शन, जो कि हमारा ए सेक्शन था। इसका नेक्स्ट सेक्शन जल्द ही हम बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।